जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ये आपके लिए यहाँ पर 51 में बताना है। सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, क्या होगा सही आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप सभी लोग बता रहे कि श्वेता उपनिषद में। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है, बताइए। चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 52 में क्या होगा सही आंसर। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प, यानी कि 57 वर्ष आप अगर जो है ईसवी में सन में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, संवत बनता है, संवत। तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। ये आपसे पूछा गया है 53 में। बताइएगा आनंद जी, कल्पना जी, लवली जी। उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। 53 में आप सभी को चयन करना है। तो 53 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि दक्षिणी भारत आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है। चंगन में आपके लिए चयन करना है। चंगन में क्या होगा सही आंसर। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर पार्वती जी, मंदाकिनी जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी, यानी कि श्वेता उपनिषद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन थे, बताइएगा। धर्मदास थे, गुरु नानक, रैदास या फिर मीराबाई। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर। बीजक के संकलनकर्ता और संपादक कौन माने जाते हैं। 55 में आपको चयन करना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 धर्मदास यहाँ पर सही आंसर होगा। धर्मदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बरवई नायिका वेद ग्रंथ जो है ये ग्रंथ किनका माना जाता है। 56 में आपको चयन करना है। अमीर खुसरो, रैदास, रहीम या फिर बिहारी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। बरवई नायिका वेद ग्रंथ के रचयिता आपके लिए चयन करना है 56 में। तो 56 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सी सही आंसर है। रहीम आपका सही आंसर होगा। बरवई नायिका वेद ग्रंथ के रचयिता जो हैं वह रहीम माने जाते हैं। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, 57 की मोह मुदगर की रचनाकार कौन है। हाँ बताइएगा, मोह मुदगर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। यहाँ पर अपन जो है व्याकरण पढ़ते हैं इस क्लास में, लेकिन अभी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वह है नहीं है, कंप्लीट हो गए जितने भी क्वेश्चन थे। अब आगे अपन और चालू करेंगे। अभी जो है हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस अपन यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें मोह मुदगर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, मनीषा जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प शंकराचार्य, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। शंकराचार्य सही आंसर है।
सुंदर विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं? 58 में आपको बताना है कबीरदास हैं, मलुकदास हैं, सुंदरदास हैं या फिर रैदास हैं। 58 में आपको चयन करना है सुंदर विलास जो रचना है ये रचना किनकी मानी जाती है बताइएगा। महत्वपूर्ण रचना पूछी गई आपसे और आप सभी लोग चयन कीजिएगा। 58 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। सुंदर विलास रचना सुंदरदास की मानी जाती है। सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। आशा दीवार के रचयिता कौन माने जाते हैं? 59 में आपको चयन करना है, बताइए। आशा दीवार किनकी रचना मानी जाती है? गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो 59 में आप सभी का सही आंसर है आशा दीवार के रचयिता कौन माने जाते हैं? हंसा जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 59 में गुरु नानक आपका सही आंसर होगा। गुरु नानक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। हरडे वाणी जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये आपसे पूछा गया। सुंदरदास, दादू, रैदास, रज्जब। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे यहाँ पर पूछा गया है हरडे वाणी किनकी रचनाओं का संग्रह माना जाता है? तो 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि दादू। क्या है सही आंसर? दादू आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रीतिकाल की जो समय सीमा मानी है आचार्य शुक्ल जी ने वह कब से कब तक मानी है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार बताना है क्या मानी जाती है। सुमित जी बताइएगा 60 का सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है ईसवी में पूछा है, ईसवी में बताना है। तो 61 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है ईसवी पूछा है। ईसवी में आपका 1643 से 1843 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर। सी वाला विकल्प सही आंसर है। बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर डी बता रहे हैं। डी जिसमें यहाँ पर ईसवी पूछा पहले ही आपके लिए बता दिया तो भी जो है डी लगाए जा रहे हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 62 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। बिल्कुल मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो 62 में आपका सही आंसर आ रहा है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की जो संज्ञा दी है वह किन्होंने दी है? 62 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की जो संज्ञा दी है वह रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है ये संज्ञा। तो रामचंद्र शुक्ल आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधु 3 भाई थे, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा था। मिश्र बंधु विनोद जो कि पूछा ही जाता है। मिश्र बंधु जो हैं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे। और मिश्र बंधु ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने 63 में आप सभी का सही आंसर है, इन्होंने कहा है अलंकृत काल। क्या कहा है? अलंकृत काल। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामकुमार वर्मा ने। 64 में आपको चयन करना है उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो आप सभी का यहाँ पर 64 में सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बताइएगा। काल क्रमानुसार बताना है, बताइए। बिहारी हैं, चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 65 में आप सभी का अर्पित जी क्या होगा सही आंसर? काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि इनमें से आपको बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 65 में सही आंसर होगा
विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। केशव दास यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? रीतिकाल की अविरल परंपरा जो है ये चिंतामणि से, केशव दास से, मतीराम से, भूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपका क्या होगा सही आंसर? 66 में आप सभी को चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और रीति की अविरल परंपरा जो है किस कवि से चली मानी जाती है? तो विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है, चिंतामणि। चिंतामणि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, चिंतामणि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा गया है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? केशव दास से, मतीराम से, या चिंतामणि से, या फिर बिहारी से। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपको चयन करना है। 67 का क्या होगा सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका सही आंसर है, क्या है सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना जाता है? तो 67 में आप सभी का सही आंसर है सी, यानी कि चिंतामणि। चिंतामणि आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन माने जाते हैं? मतीराम है, मोहनलाल मिश्र हैं, बिहारी हैं, केशव दास हैं। 68 में आपको चयन करना है। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 68 में। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। श्रृंगार सागर के रचयिता मतीराम माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मतीराम माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, श्रृंगार सागर। कठिन केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? वह आलोचक आपके लिए बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गिरियेशन हैं, मिश्र बंधु हैं। कौन से वह आलोचक हैं? रिया जी, अनवी जी, रामेंद्र जी, बताइएगा। कौन से वह आलोचक हैं जिन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? 69 में चयन करना है और 69 में सभी लोग बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने कहा। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 70। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव दास ने किया है। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राह 50 वर्ष पीछे चला और उसकी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 70 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, ये पंक्तियां आपसे पूछी गई हैं, किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं 70 में? तो 70 में आपका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य निर्णय के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। काव्य निर्णय के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं। कुलपति मिश्र हैं या फिर यहाँ पर आलम है, भिखारी दास है, मतीराम है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी के लिए चयन करना है मंदाकिनी जी, प्रमोद जी। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भिखारी दास आप सभी का सही आंसर है। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। कब से कब तक जो है आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है, ये आपके लिए चयन करना है। 1850 से आज तक, या फिर यहाँ पर 1900 से, या फिर 1920 से, या फिर 1700 से।
72 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी गई है वह कब से कब तक मानी गई है। 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर। मोटिवेशनल जी, बिंदु जी। विकल्प नंबर, सभी लोग एक बता रहे हैं कि 1850 से आज तक जो है ये मानी जाती है आधुनिक काल की समय सीमा। आधुनिक काल की समय सीमा ये मानी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया है। सदल मिश्र हैं, लल्लू जी लाल हैं, रामप्रसाद निरंजनी हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तो प्रेम सागर के रचनाकार आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर 73 में सही आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। लल्लू जी लाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लल्लू जी लाल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है, प्रिंस जी, निशा जी, उनका सही आंसर है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राम प्रसाद निरंजनी है, सदल मिश्र है, नवीन चंद्र है, या फिर कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 में सही आंसर चयन करना है। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार। राम प्रसाद निरंजनी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पीटी बाल गोविंद जी। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। 75 में बताइएगा, गुजराती में, अवधी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्या होगा सही आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 75 में सही आंसर। जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। 75 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है हिंदी। हिंदी आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है हिंदी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। साथ में आपके लिए जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और एक बार शेयर कर दें ताकि सभी लोग जो है इस क्लास से जुड़ जाएं। और हिंदी का प्रथम जो उपन्यास माना जाता है वह माना जाता है कौन सा। 76 में आप सभी का सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका सही आंसर है। परीक्षा तो निवास पर होगी, लाला श्रीनिवास दास का ये माना जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया, ईश्वर दास हैं या फिर जैनेन्द्र हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं, या फिर यहाँ पर राजेंद्र वाला हैं। भाग्यवती उपन्यास किनका माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर। तो अपन ने इसको याद किया था कैसे, भाग्य पर श्रद्धा रखो, भाग्य पर श्रद्धा रखो, तो श्रद्धा से श्रद्धा राम फिल्लौरी हो जाएंगे, भाग्य से भाग्यवती। तो भाग्यवती उपन्यास जो है श्रद्धा राम फिल्लौरी जी का माना जाता है, सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था। कानपुर से, आगरा से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से। 78 में चयन कीजिएगा। प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था ये पूछा गया है आपसे 78 में, और 78 का आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रजा हितैषी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि आगरा से। आगरा आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रजा हितैषी जो है आगरा से निकलता था, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। आगरा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रजा हितैषी आगरा से निकलता था ये पत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे कौन थे। ज्ञान प्रदायिनी के भारतेंदु थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, नवीन चंद्र थे, अज्ञे थे, लवली ठाकुर जी,
संजू जी 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 79 का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? 79 में चयन करना है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो आप सभी का सी आंसर होगा नवीन चंद्र। कौन थे? नवीन चंद्र। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? 80 में बताना है। 80 में आपको चयन करना है राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र या फिर प्रेमचंद। 80 में चयन कीजिएगा। राजा सितारे हिंद जो है किस लेखक का उपनाम था? ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर माना जाता है सितारे हिंद जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस प्रकार इनका जो है पूरा नाम माना जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। द्विवेदी को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो आपके लिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? 1 सही आंसर है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र जो है उन्हीं ने कहा है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 82 है, रविंद्र नाथ टैगोर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 82 में आपके लिए चयन करना है। 1915 में, 1913 में, 1918 में, 1910 में, ये 4 विकल्प हैं और आप सभी का सही आंसर है गीतांजलि के लिए बताना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है इनके लिए गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 82 में। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। 1913 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1913 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? गीता रहस्य ग्रंथ जो है सूरदास का है, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल गंगाधर तिलक। 83 में आपको चयन करना है। 83 में क्या होगा सही आंसर? गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उन्हीं का ये ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? गीता रहस्य है। गीता रहस्य ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? 1903 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1900 ईस्वी, ये 4 विकल्प हैं। सरस्वती पत्रिका जो कि सभी के लिए पता होगा, कई बार अपन पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा गया है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी माना जाता है। डी वाला विकल्प आपका 84 में सही आंसर होगा। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से, कलकत्ता से। 85 में आप सभी के लिए चयन करना है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? 85 में चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग विकल्प नंबर बी बता रहे हैं कि काशी से जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, काशी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला था? बताइए किस वर्ष संभाला था, ये आपसे पूछा गया है। ये आपको चयन करना है 1903 में,
1920 में, 1902 में, 1905 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 पूछा गया है और 86 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार संभाला है कब? 1903 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इन्होंने इस पत्रिका का जो है कार्यभार संभाला था, सरस्वती पत्रिका का। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अरविंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? हे कविते बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1903 में, 1902 में, 1900 में, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको चयन करना है, बताइए। विशाल जी क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा सभी लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 87 में आपका सी सही आंसर होगा। 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सॉरी, 1900 ईस्वी आपका सी वाला विकल्प होगा सही आंसर। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88 में आपके लिए बताना है कौन थे सरस्वती के प्रकाशक। चिंतामणि घोष थे, रामचंद्र शुक्ल थे, प्रसाद थे, निराला थे। 88 में आप चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर? सरस्वती के प्रकाशक कौन थे ये पूछा गया है 88 में, और 88 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 चिंतामणि घोष आपका सही आंसर होगा। चिंतामणि घोष जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? 89 में आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञेय हैं, नगेंद्र हैं। 89 में चयन कीजिएगा। संपत्ति शास्त्र पुस्तक जो है किनकी मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं अनंत जी, बी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? संपत्ति शास्त्र। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। काशी नागरी परिचालनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में, 1900 में, 1903 में, 1905 में। काशी नागरी परिचालनी सभा की पूछा गया चंद्रपाल जी 90 में, और 90 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? काशी नागरी परिचालनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 आप सभी का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? 91 का आंसर बताइए। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अत्तू जी, बिल्कुल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई थी? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, प्रयाग में। क्वेश्चन 91 है और 91 का सही आंसर आ रहा है प्रयाग आपका सही आंसर है। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये सभा जो है प्रयाग में स्थापित की गई थी। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, अज्ञेय ने, रामकुमार वर्मा ने। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? ये आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर ये चयन किया है। जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर होगा। छायावाद का सीमांकन माना जाता है
कब से कब तक माना जाता है? 1918 से 1936, 1920 से 1940, 1915 से 1930, 1900 से 1936। बताइए, क्षयवाद का सीमांकन माना जाता है कब से कब तक माना जाता है? ये पूछा गया है आपसे। 93वां क्वेश्चन है और आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि 1918 से 1936 विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ये आपको बताना है। एक भारतीय आत्मा सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, दिनकर। क्या होगा सही आंसर? 94 में चयन करना है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो 94 में आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही आंसर है। इन्होंने ही एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो कि पूछी जाती है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कविता मानी जाती है। पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? कौन नहीं है? जगन्नाथ मिलिंद नहीं है, दिनकर नहीं है, जनार्दन प्रसाद झा नहीं है, सिया रामचरण गुप्त नहीं है। 95 में चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है? और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए। जिया यादव जी, और आप सभी का यहाँ पर 95 में विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा, यानी कि जनार्दन प्रसाद झा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं पूछा गया है। जनार्दन प्रसाद झा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? 96 में आपको चयन करना है। प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, महादेव वर्मा ने, पंत ने। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और क्या होगा सही आंसर? छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? और आप सभी का यहाँ पर 96 में सही आंसर होगा विकल्प। क्या होगा सही आंसर? 96 में विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है, इन्होंने छायावाद को छायावाद नाम दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है? वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगियों में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं मानी जाती है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भारतेंदु युग की, छायावाद की। 97 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 97 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है छायावाद, वह आप सभी का सही आंसर होगा। ये सभी जो है छायावाद की विशेषताएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर एक कौन सी काव्य धारा चलती रही? लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है। 98 में बताना है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो 98 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा आपका जो 98 में ये वाला विकल्प है, वह आप सभी का सही आंसर होगा। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है, महादेव वर्मा है, बालकृष्ण शर्मा है। 99 में आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? 99 में आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है जयशंकर प्रसाद, उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा बताना है किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? बताइए। 100वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 100 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर
पंच परमेश्वर, सप्त सरोज, मानसरोवर, प्रेम पूर्णिमा। तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सी जिन्होंने भी चयन किया है 100 का, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। सी आपका यहाँ पर मानसरोवर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है मानसरोवर, उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सी होगा मानसरोवर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, लाइक अभी तक जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को एक बार लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। अगली क्लास आपकी 10 बजे होगी रात्रि में, हिंदी साहित्य के, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो सभी लोग शेयर कर दें एक बार वीडियो को और लाइक अवश्य कर लेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद।